आज हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस जो है उसका एप्लीकेशन क्या क्या है। और एप्लीकेशन जो हम लोग को पढ़ना है उसमें एक ही चीज़ है, वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। लीनियर इक्वेशंस वो 2 वेरिएबल में भी हो सकते हैं और 3 वेरिएबल में भी हो सकते हैं। 2 वेरिएबल्स वाला को कैसे सॉल्व करना है और 3 वेरिएबल्स वाले को कैसे सॉल्व करना है, दोनों का तरीका सेम है, दोनों का जो पूरा मेथड है वो सेम है। बस वेरिएबल जो है एक ठो में वेरिएबल 2 ठो रहेगा, एगो में 3 वेरिएबल रहेगा। 2 वेरिएबल वाला जो होता है उसको सॉल्व करने के लिए 10वां में सीखे थे। 10th में एक चैप्टर था मैथ्स में, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और उसको सॉल्व करते थे हम। सॉल्व करने का अलग अलग बहुत सारा तरीका था, मेथड था। हालांकि वहाँ पे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट तो पढ़ाया नहीं गया था, तो इसलिए इसको यूज करे बिना हम सॉल्व करते थे। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, ये सब, या फिर ग्राफिकल मेथड भी था स्टार्टिंग में। तो ये सब मेथड से हम उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के अलावा उसमें एक और चीज था, कंसिस्टेंसी चेक करना। जो लीनियर इक्वेशन है उसका कंसिस्टेंसी चेक करना। कंसिस्टेंसी चेक करने से क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी चेक करने से मतलब है कि जो हमें दिया हुआ है जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन आएगा भी या नहीं, उसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है, तो उसी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी चेक करना। तो स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे भी वही चीज दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन होता है इस आधार पे कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। जरूरी नहीं है कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहे या 2 से ज़्यादा भी दिया रहे तो उनका हमेशा सॉल्यूशन निकलेगा ही। अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है, कम से कम एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या? उसमें जितना भी वेरिएबल्स हैं उनका वैल्यू पुट करने पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो कम से कम यदि एक ऐसा तीनों वेरिएबल, अगर 3 वेरिएबल है तो तीनों, 2 वेरिएबल है तो दोनों, अगर कम से कम ऐसा सभी का एक वैल्यू है कम से कम, तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। और यदि एक भी वैल्यू ऐसा नहीं है जिसके लिए वो दोनों या तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो, x, y और z का वैल्यू के लिए कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और इसका भी कंडीशन जो है वो था, कंसिस्टेंट सिस्टम जो होता है उसमें फर्दर और 2 कंडीशन होता है। एक था यूनिक सॉल्यूशन और एक था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब या तो एक सॉल्यूशन होगा, एक ही वैल्यू होगा x, y, z का, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होगा जिसके लिए वो इक्वेशंस दोनों सेटिस्फाई होगा, 2 या 3 जितना भी है। उसके लिए कंडीशन ये होता था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जहाँ पे a1, a2, b1, b2 क्या है? ये सब जो है कोएफिशिएंट है। ये x का कोएफिशिएंट है a1 पहले इक्वेशन में, x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में, y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, y का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में। ये कंडीशन था यूनिक सॉल्यूशन के लिए। और उसी तरह से यदि हम बात करें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसके लिए था a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तीनों बराबर होना चाहिए, जहाँ पे c1, c2 जो है वो कांस्टेंट टर्म्स होता था। और नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होता था नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट है तब, मतलब कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए सेटिस्फाई करे। मतलब इक्वेशन को बिना सॉल्व किए उनका इस तरह से जो कोएफिशिएंट्स है उनको कंपेयर करके भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। सो ये हो गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। माने उसका सॉल्यूशन कम से कम एक एग्जिस्ट करता है तो कंसिस्टेंट, नहीं करता एक भी तो इनकंसिस्टेंट। अब हम देखेंगे कि किस तरह से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का यूज करके किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, चाहे वो 2 वेरिएबल्स का हो या 3 वेरिएबल्स का हो। सिलेबस में हमारा 2 और 3 ही वेरिएबल का है, उससे ज्यादा का नहीं है। तो एक जैसे हम कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं एक मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जिसमें 3 वेरिएबल्स है और ये 3 इक्वेशन है। जब भी हम किसी भी इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो वहां पे कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उतना ही नंबर ऑफ इक्वेशंस भी होना चाहिए, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, एटलीस्ट नंबर ऑफ जो इक्वेशंस है वो उतना ही होना चाहिए जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, वरना उससे कम है तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है x, y, z, तो इसलिए कम से कम 3 इक्वेशन भी होना जरूरी है। अगर 2 इक्वेशन होगा 3 वेरिएबल्स में तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
उसी तरह से यदि 2 वेरिएबल्स वाला इक्वेशन है तो उसके लिए 2 इक्वेशन होना जरूरी है कम से कम। सो ये सब चीज हम लोग को ध्यान रखना है। हालांकि ये सब चीज जो है इसका जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि तुमको क्वेश्चन में देगा ही ऑलरेडी तुमको 3 ठो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। खैर, अब यहाँ पे 3 जो इक्वेशन है सभी में हम देख सकते हैं ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है। x y z सभी में वेरिएबल्स है और a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 a3 b3 c3 और d3 ये सभी में जो है कोएफिशिएंट्स है और इधर कांस्टेंट है ये सारा। अब इसको सॉल्व कैसे हम करेंगे? यूजिंग मैट्रिक्स। हम मान लेंगे कि एक सबसे पहले मैट्रिक्स 3x3 का सपोज करेंगे जिसमें सारा कोएफिशिएंट होगा x y z का सारा तीनों इक्वेशन में a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये हो गया मेरा पहला मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा? वो केवल वेरिएबल्स का होगा और वो एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, यानी 1 क्रॉस 3। चूंकि 3 वेरिएबल है तो 1/3 का मैट्रिक्स है। x y और z इसको कैपिटल X से हम रिप्रेजेंट किए हैं। और जो अंत में एक और मैट्रिक्स होगा वो होगा b बराबर d1 d2 d3 जो कि सारे कांस्टेंट टर्म्स का है। ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है 1/3 का। अब जो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है या इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो कैसे निकलेगा? वो इस तरह से निकलेगा a इंटू x बराबर b, जहां पे a ये वाला मैट्रिक्स हो गया, x हो गया ये वाला मैट्रिक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देना है किसके बराबर? जो कांस्टेंट वाला कॉलम मैट्रिक्स है दैट इज b। अब जाहिर सा बात है कि जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा कांस्टेंट यानी रियल नंबर्स है। इसको हम x और y और z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारा इस तरह के से टर्म बनेगा और उसके बाद फिर मेरा फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें कंपेयर कर देंगे। अब इसमें जो है हम देखेंगे अलग अलग केस किस आधार पे? केस इस आधार पे कि ये जो पूरा मैट्रिक्स है दैट इज ए वाला मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो पहला कंडीशन या पहला केस में हम मान के चल रहे हैं कि ये जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स का यहाँ पे क्या काम है? ax बराबर b है यदि, तो यदि a को एक तरह से हम जैसे बोलें कि उधर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा a इनवर्स ऑफ b, x बराबर हो जाएगा a उधर जाएगा तो a इनवर्स b। हालांकि यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाया है। ax जो है इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दिए a इनवर्स से और इधर भी मल्टीप्लाई हो गया a इनवर्स से। मल्टीप्लाई हम दोनों साइड करते हैं जब भी करते हैं। a इनवर्स इंटू a जो है ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज I, और इधर चला गया तो a इनवर्स ऑफ b हो गया। और साथ में यदि हम I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कोई भी मैट्रिक्स से जब गुना करते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स रहता है। ये उसी तरह से जैसे 1 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई किए तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी है x बराबर a इनवर्स ऑफ b आ गया। डायरेक्ट भी हम यहाँ से ये कह सकते थे, पूरा करके दिखाया है। सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे का चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है जो आगे हम सॉल्व करेंगे। हमको बस ये याद रखना है कि अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है a तो उस केस में x जो है यानी सारे वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स उसको हम इक्वेट कर सकते हैं और लिख सकते हैं a इनवर्स b के बराबर। अब ये a इनवर्स b वाला जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, a इनवर्स निकालेंगे, फिर उसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर इसके तरफ जो है x y z रहेगा, तीनों से हम कंपेयर कर देंगे सारा वैल्यूज को, आ जाएगा आंसर। मतलब कि यदि मेरा जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो, कौन वाला मैट्रिक्स? ए वाला, यानी सारे कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स यदि सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर जब होता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता है, और जब कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उस केस में उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनवर्स वाला जो तरीका था वो भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्या हम यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी, इसको हम कैलकुलेट करेंगे ए इनवर्स बी कैलकुलेट करने की बजाय। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी यदि 0 मैट्रिक्स नहीं है तो उस केस में उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट यदि 0 है यानी वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी, एडजॉइंट ऑफ ए बताए थे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट एक 0 मैट्रिक्स नहीं आ रहा तो उस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होगा। यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 मैट्रिक्स आ रहा
है तो उस केस में या तो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा, अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैव आइदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। मतलब यदि ऐसा है एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी जीरो मैट्रिक्स के बराबर है तो या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है या तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब वो कंसिस्टेंट है और नो सॉल्यूशन माने इनकंसिस्टेंट है। तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी अगर जीरो मैट्रिक्स है तो इस केस में हो भी सकता है सॉल्यूशन, नहीं भी हो सकता है। होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन। और यदि एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं है, मतलब उसका प्रोडक्ट निकालने पर सारा जितना भी एलिमेंट है उस मैट्रिक्स का वो जीरो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इनकंसिस्टेंट है, वो सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तीन सिचुएशन बन गया। पहला सिचुएशन जो है वो है यदि A सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इस केस में हम जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो A इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय B को X के बराबर करके निकालेंगे और इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक एक सॉल्यूशन होगा, एक एक वैल्यू होगा X Y Z का। उसके बाद मेरा कंडीशन जो बचता है वो क्या होता है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो हम एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी निकालते हैं इनवर्स ना निकाल के। अगर एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है तो निश्चित है कि वो इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन होगा। यदि सिंगुलर मैट्रिक्स होने के बाद एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी जीरो मैट्रिक्स के बराबर है तो उस केस में वो कंसिस्टेंट हो सकता है या इनकंसिस्टेंट हो सकता है। कंसिस्टेंट तब होगा जब वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन उसका आएगा और इनकंसिस्टेंट जब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। वो कब ऐसा कंडीशन बनेगा वो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से ही समझ में आएगा। क्वेश्चन हम देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तभी हमको समझ में आएगा उससे। सो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका यूजिंग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। अब एक सिंपल सा एग्जांपल से शुरुआत करते हैं इसमें, जिसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक एग्जांपल हमको दिया है 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7। तो अब यहाँ पे चूंकि दो वेरिएबल्स है इसीलिए मेरा जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स बनेगा वो 2/2 का बनेगा, A1 A2 B1 B2 2 3 5 2। उसी तरह से जो मेरा वेरिएबल वाला मैट्रिक्स बनेगा दैट इज कैपिटल X वो केवल 1/2 का बनेगा क्योंकि दो वेरिएबल है X और Y। उसी तरह से जो मेरा कांस्टेंट वाला बनेगा दैट इज B वो बनेगा 1 और 7। अब ये तीनों जो है हम निकाल लिए। अब इस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं। सिंगुलर मैट्रिक्स चेक करने के लिए क्या करना होता है, हमको चेक करना होता है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है या नहीं। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो उस केस में फिर हम पहला वाला केस को कंसीडर करके इनवर्स वाला जो है प्रोसेस से या इनवर्स वाला मेथड से हम सॉल्व करते हैं। इस केस में हम A को यदि सॉल्व कर रहे हैं A डिटर्मिनेंट को तो वो -11 आ रहा है यानी 0 के बराबर नहीं है, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसीलिए हम क्या कर रहे हैं A इनवर्स निकाल रहे हैं। A इनवर्स निकलता है कैसे वो तो बताए हुए हैं ही, तो A इनवर्स निकाल लेंगे और फिर उसको हम B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर X के बराबर इक्वेट कर देंगे। ये हो गया मेरा A इनवर्स मैट्रिक्स जो यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुका है। इसको हम B के साथ मल्टीप्लाई किए यानी ये मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको इक्वेट कर दिए XY यानी मैट्रिक्स X के साथ। आ गया यहाँ से कंपेयर करने पे वैल्यू। ठीक, कैसे कंपेयर करने पे वैल्यू आया, ये मल्टीप्लाई हो गया तो -33 × -1/11 क्या हो गया 3 हो गया। ये गुना हुआ इससे तो क्या हो गया -1 हो गया ये, और ये जो है इसीलिए इतना आ गया 3 और -1। कंपेयर कर देंगे सारा तो x = 3 y = -1 हो गया सॉल्व। ठीक, सो ये था एक सिंपल सा 2 वेरिएबल्स वाला। मेन जो है वो मेरा क्या है 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन, क्योंकि जाहिर सा बात है कि तुम 10th में पढ़ चुके हो तो 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन आने का एग्जाम में चांस बहुत कम। अगर आएगा तो 3 वेरिएबल वाला ही आएगा क्वेश्चन, और आना ही आना है क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम बोलें तो यही है। बाकी सब भी है जैसे एडजॉइंट है, इनवर्स है, फैक्टर कोफैक्टर माइनर ये सब है, लेकिन ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं। खैर, अब जैसे यहाँ पे हम एक 3 वेरिएबल वाला सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस जो है हम लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसमें हम यदि हम तीनों का तीनों मैट्रिक्स बनाएं, A मैट्रिक्स सारे कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स हो गया, B मैट्रिक्स हो गया XYZ 1/3 मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, और B मैट्रिक्स हो गया 8 1 4 ये भी कॉलम मैट्रिक्स 1/3 वाला।
अब सबसे पहले क्या करते हैं हमेशा हम, सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकाले, कितना आया, 0 के बराबर नहीं आया, -17 आया। तो यहाँ पे फिर से वही इनवर्स वाला मेथड, केस 1 सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अब इसके बाद हम क्या किए, इनवर्स मैट्रिक्स निकाले। इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का तरीका वही है जो हम जिस तरह से निकालते हैं, सारा कुछ निकाल के फिर उसको इनवर्स वहां से निकाल लिए। इनवर्स आया इतना, और इनवर्स जो आया फिर उसको b से मल्टीप्लाई किए, और फिर उसके बाद उसी तरह से x y z यानी जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है उसके साथ कंपेयर कर दिए, आ गया वैल्यू x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। ठीक, सो इस तरह से बनेगा।